जय हिंद। कैसे हैं विद्यार्थी? हम लोगों ने अब तक कुल 27 सेट कर दिया है और इधर बीच में हर सेट में 25 क्वेश्चन थे। हमने कोशिश किया है कि तरह तरह के सवाल आप तक पहुँचे और रोज के रोज नए सवाल लेकर आपके पास पहुँचता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सवाल लगाते होंगे और कोशिश करिए कि सवाल को देखिए और पहले खुद लगाइए, उसको पॉज कर दीजिए और उसके बाद में फिर देखिए, लगाइए खुद। अभ्यास आपका बढ़ेगा, बेहतरीन होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, ये है पहला क्वेश्चन। आप सवाल में है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में 135 का अंतर है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सोचिए इसको कैसे सोचा जा सकता है। अगर दो संख्याओं में 5 का अंतर है, मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई देखिए, हमने लिखा, मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इन संख्याओं में अंतर कितना दिया है? 5। अब फिर कह रहा है इनके वर्गों में 135 का अंतर है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 135। क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को दो बार, एक बार एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं और बराबर 135? अगर हम एक्स माइनस वाई की जगह पे 5 का इस्तेमाल कर दें तो बताओ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 से वहाँ जाएगा तो भाग करेगा, 5 दूनी 10, 5 से 35। इसका मतलब हुआ एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 27। अगर इसको हम हल करें और केवल जोड़ दें तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 32, यानी x की वैल्यू 16। अगर x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 11, क्योंकि उनका अंतर 5 होना चाहिए। इन संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, यानी 16 गुणा 11 करना है। 11 66, 6, 11 की 11 और 6 17। आपका उत्तर आ गया 176। ये रहा आपका उत्तर। कैसा रहा सवाल? देखिए, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो थोड़ा देर तक सोचेंगे, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो तुरंत का तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, लिखा 1.36 पर बार किस साधारण भिन्न के बराबर है? अब 1.36 पर बार है। देखो, 1.36 पर बार है, इसका मतलब 1 घन 36/99 है। अब इसको आप 9 से काट सकते हैं। 9 चौके 36, 9 से काटे 11, 11 एक 11 और 7, 15/11। कितना बन जाएगा? 15/11। ये पहला विकल्प आपका सही चला जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन को देखिए, उसकी प्रकृति को समझिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। यही करना होता है बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा साइज का सवाल दिख रहा है। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक स्थान पर किस समय बाद मिल पाएंगे? केवल और केवल लघुत्तम निकाल देना है बस। इन्हीं संख्याओं का केवल लघुत्तम निकालिए, आपका उत्तर बनेगा 200, 300, 360 और 450। इन संख्याओं का आपको क्या लेना है? लघुत्तम। किससे काट सकते हैं? पहले हम लोग 10 से काट सकते हैं। अगर हम 10 से काट दें, ये हुआ 20, ये हुआ 30, ये हुआ 36, ये हुआ 45। अब किससे काट सकते हैं? 30, 20 हो गया, 3 दहाई में 30, 3 से काटो 12, 3 से काटो 15 और अब ये 10 खत्म हो गया क्योंकि इनके पापा की है। अब 20, 15, 12 का लघुत्तम 60 होता है। 60 गुणा 30 करना पड़ेगा। 60 गुणा 30 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 18। कहीं दिख रहा? जी हाँ, 1800 सेकंड बाद वो फिर आपके जब से मिल जाएंगे। कितना छोटा सा लघुत्तम।
ध्यान रखिएगा, अगर हम 2 से काटते होते तो अब तक काफ़ी समय लग जाता लगाने में, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए लघुत्तम निकालते समय कुछ कोशिश करिए कि जल्दी आ जाए, क्योंकि प्रक्रिया आपको पता है। आइए देखते हैं इस सवाल को लगाना है। कितना बड़ा सवाल है, बस काट देना। पहले इसके दशमलव को गिनिए। 4 4 8 3 11, 4 4 8 3 11, सारा 11 11 दशमलव खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, 3555 गुणा 5555 गुणा 2025 अपान 225 गुणा 17775 गुणा 2222। अगर हम 1111 से भाग दें तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा। और देखिए ये 25 बार में है, 9 से भाग दें, 9 2 9 से 45, 4 4 4 22 2 48, इससे 9 बार में कट गया। 21 और 6 27, 9 की ये संख्या कट रही है। देखो ये संख्या 9 से कट रही है, 9 1 9, 8 बचे 87, 9 9 81, 6 बचेगा 67, 9 से 63, 4 बचेगा 9 से 45, 1975। अब ये 5 से भी कट जाएगा, 5 से काटो, 5 3 15, 4 43, 5 9 45, 5 6 25। अब देखो क्या बार में कट रहा है, 9 9 बार में कट रहा है क्या, 9 से 45, 4 9 में 81, 4 85, 8 9 की 27, 8 इससे 9 बार में कट गया। अब ऊपर 9 है, नीचे 2 है, 9/2 मतलब 4.5। देखो इतना बड़ा सवाल था, लेकिन कितने आसानी से करता चला गया। केवल ये दिखने में सवाल बड़े होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आसानी से करते चले जाएंगे। देखिए ये सवाल, 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में फिर पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। तदनुसार उप 18 प्रेक्षणों का सही औसत क्या है। देखो 46 और 82 लिख दिया गया, 46 और 82 लिख दिया गया, मतलब ये हमारे गिनती में लिखा गया 6 2 8, तो 8 4 12, जबकि होना चाहिए था 64 और 28, अर्थात 8 4 12 और 6 2 8 1 9, 92 लिखना चाहिए था, 128 लिख दिया गया, अर्थात इसमें से हम 92 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 12 में से 9 घटाएंगे 3, यानी 36 मुझे घटाना पड़ेगा। बस यही इतना काम है, 36 हमें घटाना पड़ेगा। किसमें से घटाना पड़ेगा, 18 प्रेक्षणों का औसत 124 है। ध्यान रखना होगा, अगर मुझे 18 घटाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना चाहिए, 18 प्रेक्षण में से 36 घटाना है, तो एक प्रेक्षण में से 2 2 घटाना पड़ेगा। हम चाहें तो इसका उत्तर 124 गुना 122, हमारा आंसर आ गया। परंतु अगर आप लगा कर देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 18 गुना 124 करेंगे, और 18 चौके 72, 7 18 36 और 7 43, 4 18 की 18 4 22। अब इस संख्या में से हमें 36 घटाना होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा लिख दिया। तो 12 में से 6 घटाएंगे 6, 12 में से 3 घटाएंगे 9, और यहाँ बचेगा 21। अब इसमें हम 18 से पुनः भाग देंगे, 18 1 18, यहाँ बचेगा 3 39, 18 दूनी 36, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 6, फिर 18 दूनी 36। अगर हम लगाएंगे तो इतना बड़ा लगाएंगे, और बिना लगाए करेंगे तो तुरंत हमारा उत्तर होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे स्कूल की समझ पाए। अगर आप अच्छे समझ पाए हैं तो बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, कई सारे बड़े सवाल बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। आइए अगले सवाल देखते हैं। लिखा, संगीता तथा अनीता की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। तो अनीता की वर्तमान आयु बताइए। देखो अनीता संगीता, तो हमने लिखा यहाँ संगीता और नीचे लिखा मैंने अनीता। इन लोगों में 3x और 1x का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यानी +5 यह अनुपात होगा 7:3। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी।
3 तिया 9x प्लस 3 पच्चीस 15 बराबर 7x और प्लस 37। अगर 7x में इधर करूँ तो बचेगा यहाँ 2x और 15 उधर ले जाऊँ आ जाएगा 20, x बराबर 10 आ जाएगा। अनीता की वर्तमान आयु पूछा गया है। अनीता की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। ये रहा उत्तर। ये मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन करने में आप देखो एकदम धीरे धीरे में कर रहा हूँ, तब भी 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर सवाल बन जा रहा है। अगर जल्दबाजी में करें तो कुछ और जल्दी ही होगा। कोशिश करिए आप आसानी से समझने। एक्स का 12.5% प्लस 550 का 14.4% बराबर 159.2। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। आओ देखा जाए। एक्स का 12.5% और प्लस है 550 का 14.4% बराबर है 159.2। अगर हम इसे हल करना चाहें तो हमारे पास क्या विकल्प होगा? विकल्प ये होगा, एक जीरो से एक जीरो हम काट सकते हैं, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिला। और अगर बहुत छोटा करें तो इसको हम 11 कर सकते हैं 5, और ये हो जाएगा 2, और 2 से इसको काट सकते हैं, 2 सत्ती 14 और 2 दूना 7। और ये संख्या यहाँ गुणा होकर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 2 11 से 77, 77 और 2 79, 79.2 हमें माइनस करना चाहिए। अगर हम इसमें से 79.2 माइनस कर देंगे तो 0.2 में से 0.2 गया 0 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 80 आ जाएगा। इसका मतलब अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर 80 गुणा 100 बटा 1.12.5। अगर हम एक जीरो बढ़ा दें तो दशमलव चला जाएगा, और इससे 125 8 से 1000 होता है। 8 अठारह 64, 640 आपका उत्तर बन जाए। यानी x की जगह क्या होना चाहिए था? 640। अगर आप 640 कर दें, इसे पक्षांतर कहते हैं। गणित भाषा में इसे पक्षांतर कहा जाता है। अगर आपने पक्षांतर अच्छे से किया तो आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। लिखा, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 में बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं। जब हम 950 में बेचते हैं, जब हम 950 में बेचते हैं तो हमें 4% घाटा होता है। यानी किसी क्रय मूल्य का ये 96% है। यानी अगर इसका हम 100/96 कर दें तो हमारा उत्तर बन जाएगा। बोलो 5%, सॉरी 96 नहीं 95 लिखना चाहिए। देखो 5% घाटा होता है, यानी 95। तो कितनी आसानी से इसको हम काट सकते हैं 10 बार में, और हमें पता चल गया कि 1000 का क्रय मूल्य था। अगर 1000 क्रय मूल्य था और 1040 में बेचेंगे तो 40 रुपये का फायदा होगा। अब 40 रुपये का लाभ हुआ है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 1000, तीनों जीरो कट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 4%। यानी अगर 1040 में से बेचा जाए तो 4% का लाभ हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने किसी वस्तु की कीमत लागत कीमत से 25% अधिक निर्धारित किया और फिर 10% की छूट दे दी। वास्तविक लागत प्रतिशत बता दो। भाई देखो, अगर ऐसा सवाल बने तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? तो ये है कि किसी दुकानदार ने वस्तु की कीमत को 25% अधिक निर्धारित किया। अर्थात अगर हम यहाँ सीपी लिख दें, यहाँ एसपी, यहाँ एमपी, तो अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है और 25% अधिक निर्धारित करेंगे तो 125 निर्धारित कर देंगे। अब कह रहे हैं कि 10% छूट देंगे, 10% छूट देंगे तो 12.5 रुपया कम हो जाएगा।
₹12.5 अगर कम हो जाएगा तो 112.5 में बिक जाएगा, और 100 का सामान 112.5 में बिक जाएगा तो 12.5% का लाभ हो जाएगा। देख रहे हैं, केवल लिखा गया और आपका उत्तर आपके पास। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल आ गया, समझिए इस बात को। राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण दर से ऋण लिया। 1 रुपए में 8 पैसा माने 8% होता है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है और 8 पैसा माने 100 पैसा में 8 पैसा माने 8% होता है। 3 वर्ष बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिया। राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था, यानी पी बताना है आपको। अमाउंट दिया गया है, आप जानते हैं पी बराबर क्या होता है, अमाउंट गुणा 100 बटा ए प्लस आर टी, यही करना होता है। अमाउंट है 1178 गुणा 100 और प्लस अपान 100 प्लस आर टी। आर कितना है 8%, टी कितना है 3 साल, 8 या 24, 100 धन 24, 124 हो जाए। बस इसी को काट देना है। अब देखो अगर इसको हम काटते हैं तो ये देखो 4 से कट रहा है, ये 4 या 12 और 4 एक 4, और 4 से ये भी कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 से ये कट रहा है। अब ये पक्का 21 से कट रहा होगा। चलो 21 से काट कर देखते हैं। 1178 है, ये 21 से काटना पड़ेगा। चलो काटते हैं, 3 बार जाएगा, 3 इक्के 3, 3 से 9, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 11 में से 9 घटाएंगे 2 और 8। ये देखो 8 बार में कट गया। 38 गुणा 25 आपको करना है, आपका उत्तर बन जाएगा 38 गुणा 25। बस 25 8 200 हासिल 20, 25 यहाँ 75, 20 95, यानी 950 रुपया उसका क्रय मूल्य रहा होगा। कहीं दिख रहा है? जी हाँ, 950 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा, इसीलिए वह वस्तु बेचा जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला। 11वां सवाल आपके पास है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपया और 3 वर्षों में 624 रुपया हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। देखो 1 साल का अंतर आया, ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष का मिश्रधन दिख रहा है 624 और 2 वर्ष का मिश्रधन दिख रहा है 600 रुपये। इसका मतलब हुआ कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हमारे पास है, 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ रहा है 24 रुपये। यह 24 रुपया इस 600 रुपये पर ब्याज बन रहा है, हमको दर बताना है। बताओ क्या करेंगे, ब्याज है 24 गुणा 100 बटा मूलधन 600 और गुणा समय 1 साल। डबल जीरो यहाँ कट गया, 6 चौके 24, 4% का रेट इंटरेस्ट बन रहा है। तो आप देखिए छोटे सवाल जरूर होंगे, छोटे क्या है आपको अभ्यास करने की जरूरत है। देखो बड़ा भी आ गया, हर तरह के सवाल आपके पास। सवाल है कि दो विद्यालय ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी तथा विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी की विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बता दीजिए। ये अनुपात बताना है। जरा सोचो आप, अगर आप अनुपात बनाना चाहते हैं तो बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। कैसे? आप चाहें तो 990 का इस्तेमाल भी ना करना पड़े। मान लो विद्यालय ए में ए विद्यार्थी थे और विद्यालय बी में बी विद्यार्थी थे। अब क्या हुआ, विद्यालय ए में 5% की कमी हो गई, अर्थात ये 95/100 हुआ, और विद्यालय बी के बच्चों में 14% की वृद्धि हो गई, 114/100 हो गई। और ये बात बराबर हो गई। अब बस खत्म हो गया, काट दीजिए। अगर हम 2 जीरो काट दें तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 114/95। 19 से कट रहा, 19 छक्का 114, 19 छक्के 95, यानी 6:5 बच्चे में हो गया। 990 जो दिया गया है किसी काम का नहीं है। आप खुद देख लीजिए कितने आसानी से सवाल लगाएंगे। आप चाहें तो इसको एक विद्यालय को यस, एक को 990 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, तब भी आ जाएगी, लेकिन तब विद्यार्थी की संख्या आएगी और संख्या से फिर आप अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा, मोहन तथा सोहन में से प्रत्येक ने 5,000 रुपये लगाकर एक संयुक्त व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद सोहन ने अपनी पूंजी का भाग निकाल लिया। ये कौन सा भाग निकाल लिया, यहाँ पर एक संख्या होनी चाहिए। वर्ष के अंत में वे लाभ किस अनुपात में बांटेंगे।
कौन सा भाग निकाला ये नहीं बताया। जैसे 1/2 भाग निकाला, 1/4 भाग निकाला, 1/5 भाग निकाला, क्या निकाला, कितना भाग निकालेगा। चलो एक कोई संख्या लेकर निकालते हैं। मान लो उसने 2/5 भाग निकाल दिया, मान लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो हो सकता है आ जाए। तो मोहन तथा सोहन, मैंने ऊपर लिखा मोहन और नीचे लिखा सोहन। तो मोहन के पास जो 5,000 रुपया था, ये तो पूरा 12 महीने चला, और जो सोहन के पास 5,000 रुपया था, इन्होंने पूरा 8 महीने तक तो लगा रहने दिया। उसके बाद अपनी पूंजी का 2/5 निकाल लिया। अगर निकाल लिया 2/5 अर्थात 2,000 निकाल लिया तो 3,000 बचा होगा। वो 3,000 रुपया अगले 4 माह तक लगा रहा। बस। अब देखो 8 × 5 = 40,000 और 4 × 12 = 40 12 52,000 हो गया। देखो 8 × 25 = 40,000 और यहाँ 4 × 12 = 40,000 प्लस 52,000 12,000 हो गया। अब चलो काटते, इससे ये कट गया और 4 से काटे, 4×3 = 12 और 4 से काटेंगे 13, ऊपर 5 से 15 हो गया और नीचे 13 हो, तो 15 13, वाह, ये तो संख्या भी बन गई ना। अच्छा लगा, 2/5 भाग अगर वहाँ लिख दिया जाए तो काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही वहाँ संख्या होता ही होती है, इसका कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला सवाल आपके पास क्या। एक शहर की आबादी 50,000 है, यदि पुरुष 5% बढ़ जाए और महिलाएं 10, तो आबादी 53,500 हो जाएगी। महिलाओं और पुरुषों की संख्या बताना है। विद्यार्थी इसको कई प्रकार से आप सोच सकते हैं। हमें लगाना होगा इसका ईजीएस्ट मेथड। ईजीएस्ट मेथड हम एलिगेशन लगाते हैं। हम ये देखेंगे कि कुल आबादी कितनी बढ़ रही है, 50,000 से 53,500 हो गई, यानी 3500 आबादी बढ़ी है एक साल के अंतर्गत। बताओ, एक साल के अंतर्गत अगर ये 53,000 मतलब कि 3,500 बढ़ी है तो कितने परसेंट बढ़ी है, तो देखा जाए 3500 बढ़ी है और थी कितनी, 50,000 गुणा 100। अगर यह काट दे तो ये हमें पता चल जाएगा कौन सा परसेंट बढ़ा है, 5 × 35, यानी कुल आबादी में 7% वृद्धि हुई है। अब 5% पुरुष बढ़ा है, यहाँ मैं पुरुष लिखता हूँ, यहाँ स्त्री लिखता हूँ। 5% पुरुष बढ़ा है, 10% स्त्री बढ़ी है और 7% दोनों बढ़े। तो क्या हम इसको 3:2 में बांट सकते हैं। तो 3:2 में अगर हमने बांट दिया और 50,000 में बांटना होगा तो 30,000 और 20,000 हमारा उत्तर बन जाएगा। इसमें आसानी से सवाल सोचा जा सकता है, नहीं तो आप यह मान कर लगाएंगे अच्छा खासा समय देंगे। बहुत सारे सवालों में ऐसी स्थिति बनती है, आप चाहें इसे बहुत बड़ा लगाएं, लेकिन अगर आप चाहें इसे बहुत आसानी से लगा सकते तो ये सवाल आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आप लगाएंगे, ताकि सुगंधाल आपको मिलते। तो उम्मीद है कि आप लगा लिए होंगे। आइए देखिए, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी इसे 10 दिन में कर सकता है, तथा ए बी सी तीनों साथ साथ 5 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। देखो, ए अकेले अगर काम करता है तो ए उसे 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर तो 5 ही दिन में कर सकते हैं। क्या आप 12 10 5 का लघुत्तम निकाल सकते हैं, 60 आ जाएगा। तो 5 से काटोगे 12, 5 पर 7, 10 छके 7, 12 पचे 7। आप खुद बताइए, जब ए 5 यूनिट कर सकता है, बी 6 यूनिट कर सकता है, 6 5 11 कर सकते हैं और तीनों मिलकर 12 कर सकते हैं। बताओ, ए 5 कर सकता है, बी 6 कर सकता है, तो 11 तो हो गया ना। तो सी तो एक ही कर पाएगा। और सी से कहा जाए जाओ अकेले उसे करके दिखाओ, तो पूरे 60 दिन का समय लेगा वो। कितना समय लेगा, 60 दिन का समय लेगा। तो बहुत अच्छा सवाल था, छोटा सा। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं
तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो 8 घंटे में भर सकता है। मान लो नल ए है वो भरता है 8 घंटे, और कोई नल बी है जो खाली करता है 5 घंटे में। 8 5 का लघुत्तम होगा 40, तो 5 8 40 हुआ, 8 40 हुआ। ये 5 भर सकता है, ये 8 खाली कर सकता है। लेकिन टंकी का 3/4 भाग भरा है, अर्थात 40 नहीं भरा है, इसका 3/4 भाग भरा है, अर्थात 30 लीटर भरा है। 30 लीटर भरा है, दोनों नलों के साथ खोला गया, ये 5 भरेगा, ये 8 गिराएगा, अर्थात 3 की दर से खाली होगा। और 3 की दर से खाली होगा तो कितने घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे लग जाएंगे। 20 लीटर आपका सही गया। तो बहुत जबरदस्त सवाल बनते हैं, देखिए आसानी से इसे सोचा जा सकता है। अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज पर कितने समय में राशि 10% की वार्षिक दर से उसका 3/5 गुना हो जाएगा। 3/5 गुना का अर्थ होता है कि अगर 5 रुपया मूलधन था तो 3 रुपया उसका ब्याज बन जाएगा। ये बड़ी मजेदार बात है। तो इस तरह अगर आप सोच पाए, देखो अगर मैं 1 रुपया मानूंगा या 3 रुपया मानूंगा तो ब्याज को हम 3/5 मानेंगे, कोई और अच्छा नहीं। जितनी आसानी से कर सके वही अच्छा है। हमको बताना है किसी धनराशि पर, तो हमें बताना है समय। समय बराबर क्या होता है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो 5 रुपया है, और ब्याज जो हमारा बना है 3 रुपया है, और रेट हमारा जो 10%। हमें टी बताना है। ब्याज बराबर है, ये समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा 10। अब बताओ 50 गुनी 100 हो जाएगा, 6 वर्ष का समय लगेगा। ये आपका पहला विकल्प। इतनी आसानी से सोचा जा सकता है। ये 5 और 3 जो हमने सोचा है, ये भिन्न जब भी आए तो इस तरह से आप सोचेंगे, बहुत जल्दी सवाल बन जाएगा, सवाल में समय नहीं लगेगा। ये लिखा है समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करते हैं। जरा बताओ प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर लंबी है। 120, अगर 120 मीटर लंबी है और कह रहा है कि समान लंबाई गाड़ियां हैं, तो जरा हमें तो 10 सेकंड और 15 सेकंड पार करते हैं। अगर 10 सेकंड में 1200 मीटर चलती है तो इसकी चाल हो जाएगी 120 मीटर पर सेकंड। बताओ 120 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी, और ये 15 सेकंड में पार करता है। 15 से 120, 120 किलोमीटर, 1200, देखो यहाँ भी 1200, तो इसी हो जाएगा कितना, 12 मीटर पर सेकंड। और 8 से इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 15 मीटर पर। बस जब आप इसको एक साथ एक दूसरे को पार कराएंगे तो गाड़ियों को चलना पड़ेगा 240 मीटर, 120 120 240 मीटर चलना पड़ेगा। और किस साल से चलना पड़ेगा, 15 और प्लस 12 27 की साल से। अगर आप 27 की साल से चलेंगे कितने समय में पार कर जाएंगे, और देखा जाए तो 3 9 27, 3 8 24, 80 आ गया, 9 9 81, लगभग 9 सेकंड, यानी 10 मिनट द्वारा फिर से एक बार चेक करते हैं। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी टेलीग्राफ खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करता है। एक प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120। अच्छा बताओ अगर 10 सेकंड में 120 मीटर दूरी चल जाती है तो 12 मीटर पर सेकंड की चाल ही आएगी, और वो 15 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब 15 8 से 120, हाँ ये 8 आ जाना चाहिए। ये देखो 8 मीटर पर सेकंड आएगा, और अगर 8 मीटर आएगा तब 120 120 240 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, और 12 8 20 की चाल से तय करना पड़ेगा, तो 12 सेकंड का समय मिलेगा। कितना सेकंड, 12 सेकंड लगेगा। कुल दूरी बटा कुल चाल करेंगे, कुल समय, तो यानी कि चाल दोनों को जुड़ जाएगा, फिर विपरीत दिशा में दूरी भी जुड़ जाएगी और चाल भी जुड़ जाएगा, और इस तरह से लग जाएगा 12। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखो एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, ये है वर्ग, और एक समबाहु त्रिभुज ये। मान लो इसकी भुजा ए है, अगर इसकी भुजा ए है पूछो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। ये पूछा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर।
अब इनके बीच का अनुपात बताना है। तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कट गया, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 अनुपात अंडर रूट, नहीं दिख रहा, ये था क्या सोच रहा है, इतना आसानी से आप लगा सकते। एक ही आधार पर बने हुए हैं समबाहु त्रिभुज, इसकी भी भुजा यही होगी। आइए ये देखते हैं। एक तांबे का तार जिसका व्यास 3 मिलीमीटर को एक बेलन के चारों ओर लपेटा जाता है तथा बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर और लंबाई 1.2 मीटर है। इस तार का भार ज्ञात करो यदि 1 सेंटीमीटर तांबे का घनत्व 8.8 ग्राम है। सवाल, इसको महसूस करिए, सवाल क्या कह रहा है। एक बेलन है और इस बेलन की त्रिज्या कितना, व्यास है 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी 1.2 मीटर है, अर्थात 120 सेंटीमीटर है। और जो तार इसके ऊपर लपेट रहे हैं ऐसे इसे लपेटेंगे, ठीक है, ऐसे तार लपेटेंगे, कटा हुआ तार जाएगा। 3 मिलीमीटर इसका व्यास है तार। अगर 3 मीटर व्यास है, 3 मिलीमीटर, तो आप क्या कर सकते हैं, 120 सेंटीमीटर है, इसमें अगर हम 10 का गुणा कर दो तो ये मिलीमीटर बन जाएगा और 3 मिलीमीटर से आप इसमें भाग दीजिए, ये पता चल जाए कितनी बार लपेटा गया, 3 चौके 12, यानी कुल 400 बार लपेटा गया। तो हमें क्या करना होगा, एक बार का लपेट हम देखेंगे परिधि के बराबर होगा, और परिधि याद करते हैं 2 पाई आर। तो परिधि हम याद कर रहे हैं, उसमें हमको 400 से गुणा करना पड़ेगा, तब मुझे तार की लंबाई मिल जाएगी। परिधि बराबर होगा 2 पाई आर, 2 गुणा पाई की जगह पे हमें लिखना 3.14, 2 पाई आर, आर की जगह पे 5 लिखना है और उसके बाद 400 का गुणा, तो मुझे तार की लंबाई मिल जाएगी। देखो परिधि के अलावा इसको नहीं मिल सकता। अगर हम ये डबल जीरो हटा दें तो दशमलव जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 5 चौके 20, 20 गुना 40, 40 से गुणा इसमें करो, 0, 4 चौके 16, 1, 4 3 4 5, 4 3 12, 12,560 सेंटीमीटर का तार। अब हम जान गए 1 सेंटीमीटर तार का घनत्व 8.8 ग्राम है। तो बताओ 12,560 सेंटीमीटर तार का घनत्व हो जाएगा कितना, 8.8। अब क्योंकि मुझे किलोग्राम में बताना है इसलिए हम बटा 1000 करेंगे, बस यही इतना करना। अब बटा 1000 कर देंगे, केजी में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसी को गुणा कर दीजिए आप उत्तर। देखिए हम पहले क्या करें, एक जीरो तो चाहे हटा सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, एक जीरो हटा देंगे तो 10, बात खत्म। अब आप यही का गुणा कर लो, और गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 8 के 48, 4, 8 पच्चीस 40, 4 44, 4 और 12 के 96 और 4 100, और ये भी यही हो जाएगा 1100 और 48। अब जोड़ा जाए 8, 8 4 12, 4 1 5, 0 और 11, 1000 से भाग देंगे 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 110 दशमलव उठाना चाहिए, यहाँ 120 है, कुछ छूट रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हमारा उत्तर 110.528 के आसपास था और यहाँ उत्तर 111 118 है। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। एक तांबे का तार व्यास 3 मिलीमीटर है, बेलन के चारों ओर लपेटा गया तथा बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर है, लंबाई 1.2 मीटर, ठीक है। इस तार का भार ज्ञात करो यदि 1 सेंटीमीटर तार का। तो हमने क्या किया, परिधि पहले निकाला, 2 पाई आर, 2 पाई आर मान ली, और इस पाई का हो जाएगा वर्ग, और ये हमको 400 मीटर लेना पड़ेगा क्योंकि 3 चौक के 12 होता है, 40 ढाई 400 मीटर, ठीक है। डबल जीरो से मैंने दशमलव हटा दिया, 4 पच्चीस 20, 30 गुना 40, 40 का गुणा इसी तरह, 0, 4 थोड़ा 1, 4 4 5, 4 3 12, 12,560, और 12,560 में 8.8 ग्राम से गुणा करना होगा। एक बार चेक कर लो, 8 से 4, 8 से 4 44, 4 हम 16 4 20, 2 8 से 8, ठीक है। तो 10048, 8 8 4 12, 4 1 5 और 0 और 1, सही है भाई। आपका उत्तर बन रहा है 110.528 केजी, इतना तार का भार आ रहा है, ठीक है। कोई गिनती होगी तो इधर उधर होगा, लेकिन करने का प्रोसेस एकदम यही है, कोई और समस्या इसमें नहीं है। आइए देखते हैं आगे सवाल। लिखा एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। एक धन पूर्णांक x मान और उसके वर्ग का योगफल, इसका वर्ग करो x का, इनका जो योगफल आ रहा है इसके बराबर आ रहा है तीन पहली तीन अभाज्य संख्याओं,
पहली तीन अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, 3 है और 5। तो बताओ क्या हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2×6 बराबर 0। दो संख्याएं हमको चाहिए, 5 और 6 मिल रहा है, यानी वह संख्या 5 बन जाएगी। कह रहा वह संख्या बताओ 5। देखो इस संख्या कौन कौन है? 5 है। तो 5 संख्या है, 5 करोगे और 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 और 25 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। ये है सवाल, एक बार में जल्दी से सोचा जा सकता है। आगे आगे बढ़ते हैं। लिखा फिलिप, टॉम और ब्रैड एक वृत्ताकार गेट के गिर्द चारों जॉगिंग शुरू करते हैं। एक सिंगल राउंड क्रमशः 18 बाई 25 रन पूरा करते हैं। कितने समय में और फिर आरंभ में उत्तर मिलेंगे? केवल लघुत्तर निकालना है। 10, 18, 22 और 30। आप इसका लघुत्तर निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 11 और 15। इसके अलावा एक बार 3 से भी जाएगा, 3 2 3 3 9 11 और 3 17। बस इसी तीनों का गुणा कर दे सकता है। तो 2 3 6 3 18, 18 पच्चीस 90, 90 गुणा 11, 11 और 99, 990। 990 सेकेंड आ गए। क्या हम इसको मिनट बना सकते हैं? 60 से भाग दे सकते, 60 छक्के में 60 और ये आ जाएगा 6 छक्के 36, 360। ये कितना बन जाएगा? 16 मिनट 30 सेकेंड। 16 मिनट 30 सेकंड लगेगा और वो लोग एक ही स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। 6 व्यक्ति इस होटल में खाना खाने गए, उसमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च किए तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत से 80 रुपये अधिक दिया। कुल धन कितना खर्च किया गया? बहुत जबरदस्त सवाल है, आसानी से इसका क्वेश्चन मतलब इक्वेशन बनाने में समस्या आती है। आप देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। मानो सभी 6 व्यक्तियों का औसत यह, तो बताओ छठवें व्यक्ति ने कितना पेमेंट किया हो? औसत से कितना ज्यादा दिया? 80 ज्यादा दिया, यानी x प्लस 80 दिया हो। ये छठवें व्यक्ति ने। अब जरा बताओ 5 व्यक्तियों ने 32 के हिसाब से दिया और प्लस छठवें ने यस प्लस 80 दिया, कुल मिला के कितना दिया गया होगा? 6x। 6 लोग से x का औसत आया तब 6 को बस इसी को हल करना है। तो 5 दूनी 10, 5 160 आएगा और प्लस यस प्लस 80 बराबर 6x। अगर हम x इधर ले जाए तो 5x हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ जोड़ा जाए तो 8 अच्छे 14 24 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 5 2 से 20, 5 48 आ जाएगा। अब कुल धन बताना है, 6x है, 48 गुणा 6 आपका 6 6 48, 288 रुपया उन्होंने पेमेंट किया होगा। ये आपका सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है। आपके आसपास जो भी लड़का तैयारी करता होगा उसको देकर देखिएगा, थोड़ी देर वो पूछेगा इक्वेशन कहाँ से शुरू करें। तो ये अच्छे सवाल है। आइए देखते हैं अगला सवाल। ABC एक साझेदारी के व्यापार में 4 से 9 के अनुपात में राशि पेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ को 2 3 5 के अनुपात में काटते हैं तो उनके निवेश के समयों का अनुपात बताओ। विद्यार्थी आप लोग जानते होंगे कि पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय बराबर लाभ होता है। अब बताओ समय बराबर फिर क्या होगा? समय बराबर हो जाएगा लाभ बटा पूंजी, बस यही इतना करना। समय बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटा। तो लाभ ये है, ABC की जो मान लो ABC 3 लोग रहे हैं और लाभ हुआ है इनका 2 3 5 और साझेदारी में पूंजी रही होगी 4 6 9, 4 6 और 9। अगर ये अनुपात है तो हमें क्या करना चाहिए? 4 6 9 का लघुत्तर निकालना। कितना आ जाएगा? 36। 36 से गुणा करो सब में। अगर हम 36 को सब में गुणा कर दें तो क्या होगा? 4 9 36, 9 दूनी 18, 6 छक्के 36, 6 तीन 18, 9 चौक 36, 4 25 20, 18 18 20, यानी 9 9 10, 9 9 10 का रेशियो। 2 से काट देंगे इसको तो 9 9 और 10, ये रहा। इतनी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ये साझा का सवाल है
और इसके लिए निश्चित फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। ये आज का आखिरी प्रश्न। ध्यान से देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित है? बताओ जरा। कोई चीज 100 रही होगी, उसके मूल्य को 20% कम कर दिया गया, यानी 80/100 कर दिया गया, तो परिणाम क्या हुआ? बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, अर्थात 180/100 हो गया। अब यही परिणाम आपको देना है। 100 काट दिया, 0 काट दिया, 18 8 44। जहाँ पहले 100 हुआ करता था, अब 144 हो गया, निश्चित रूप से 44% की वृद्धि है। ये रहा आज का सवाल। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले। बहुत बहुत